हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 27 है, 27वीं क्लास है। और हमने इससे पहले की 26 क्लास हमने कर ली थी जो यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम को लेकर है, जीएस को, है ना। और आज की जो क्लास नंबर है वो कौन सी है? 27वीं क्लास है। तो अगर आपने इससे पहले की क्लासेस 26 क्लास नहीं देखी हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, उन क्लासेस को देखिए, क्योंकि ठीक है, फिर धीरे धीरे आप अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये जो क्लास होंगी आपकी ये कंप्लीट मटेरियल है अबाउट द जीएस के लिए। ठीक है, मतलब सफिशेंट है। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो यूपी पुलिस के लिए जीएस का सफिशेंट मटेरियल है, सब इसके अंतर्गत ही आपको मिलने वाला है। ठीक, चलो आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। एग्ज़ाम में यूपी पुलिस में इसको लेकर एक क्वेश्चन भी आया था और हम इन्हीं क्लासेस को आपका करेंगे। ठीक, चलो भैया स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं वर्धन वंश के बारे में। किस वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं? तो वर्धन वंश के बारे में आपका पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वर्धन वंश। अब जो ये वर्धन वंश था इसके बारे में आज हम डिटेल में चीज़ें जानेंगे, और एग्ज़ाम से जितने भी क्वेश्चन वर्धन वंश से आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपको देखो वर्धन वंश आपको पढ़ना है तो वर्धन वंश का आपको संस्थापक पता होना चाहिए कि किसने वर्धन वंश की स्थापना की। तो अगर कोई आपसे पूछे कि वर्धन वंश का संस्थापक कौन है तो झट आंसर दोगे कि पुष्यभूति वर्धन है। वर्धन वंश का संस्थापक कौन है? तो झट आंसर दोगे कि पुष्यभूति वर्धन जो है वो वर्धन वंश का संस्थापक है। कौन है? पुष्यभूति वर्धन वर्धन वंश का संस्थापक है। ठीक, तो वर्धन वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वर्धन ने। और वर्धन वंश का संस्थापक कौन हो गया? पुष्यभूति वर्धन। इस व्यक्ति ने अपनी राजधानी क्या बनाई? तो भैया पुष्यभूति वर्धन ने अपनी राजधानी बनाई है जी आपकी थानेश्वर। कौन सी राजधानी बनाई थी? थानेश्वर। याद रखना कि वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। अब देखो इसका कि भैया इसके आया पुत्र प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन के आपके 3 संतान आपकी थी। लेकिन बस इसके बाद आपको याद रखना है, बस इतना सा, उनसे कोई खास नहीं है, बस याद रखना है कि इसके बाद पुष्यभूति वर्धन के बाद अगला राजा आता है आपका, जो राजा बना था हर्षवर्धन बना था। कौन बना था? हर्षवर्धन। एग्जाम में सिर्फ वर्धन वंश से यही क्वेश्चन आते हैं कि या तो वर्धन वंश का संस्थापक बताओ, या वर्धन वंश की राजधानी बताओ, या हर्षवर्धन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। अब देखो हर्षवर्धन से आपके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देखो हर्षवर्धन जब राजा बना तो इसने अपनी राजधानी जो है राजधानी इसने चेंज कर दी। इसने अपनी राजधानी कहाँ से चेंज कर दी? थानेश्वर से कन्नौज शिफ्ट कर दी। अगर कोई आपसे पूछे कि थानेश्वर से कन्नौज किसने अपनी राजधानी चेंज की है तो झट आंसर दोगे भैया कौन है? हर्षवर्धन है। अब देखो कन्नौज जो है आपको बताना है कहाँ पड़ता है, कमेंट बॉक्स में। दूसरी चीज़ कन्नौज से बतानी है कि कौन सी नदी कन्नौज में गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं। मैंने आपको बताया है भी था, चलो मैं बता देता हूँ एक का आंसर कि कन्नौज पड़ता है यूपी में, है ना। और कन्नौज में कौन सी नदी मिलती है ये क्वेश्चन आपको बताना है कि गंगा में कन्नौज से कौन सी नदी मिलती है। यूपी पुलिस के लेकर इम्पोर्टेंट है। तो भैया हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी चेंज कर दी थानेश्वर से कन्नौज। अब देखो हर्षवर्धन जो था ये साहित्य प्रेमी था। ठीक है, इसको लिटरेचर बहुत ज़्यादा पसंद थी, साहित्य प्रेमी था। अब साहित्य प्रेमी होने के साथ साथ इसने 3 बुक लिख दी। ठीक है, इसने 3 बुक लिखी। एक तो लिखी नागानंद, दूसरी पुस्तक इसने लिखी रत्नावली। ठीक है, दूसरी पुस्तक कौन सी लिखी इसने? रत्नावली। और तीसरी पुस्तक लिखी इसने प्रियदर्शी का। तो इसकी 3 पुस्तक थी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का। ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी हर्षवर्धन ने। अब देखो साहित्य प्रेमी तो था हर्षवर्धन,
हर्षवर्धन के दरबार में उसका एक कवि रहता था बाणभट्ट। एग्जाम में यूपी पुलिस में इस बार क्वेश्चन पूछा गया कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, तो झट आंसर दोगे कि बाणभट्ट था। बाणभट्ट कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। देखो दरबारी कवि तुम्हें दो व्यक्तियों के याद रखने हैं, एक हर्षवर्धन का बाणभट्ट था और एक चंद्रगुप्त द्वितीय का हरिसेन था। ठीक है, तो भैया हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने दो पुस्तक लिखी हैं, एक पुस्तक लिखी है कादम्बरी, ठीक है, और दूसरी पुस्तक इसने लिखी है हर्षचरित्र। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कादम्बरी किसकी पुस्तक है, तो झट आंसर दोगे बाणभट्ट की, और हर्षचरित्र किसकी पुस्तक है, तो झट आंसर दोगे बाणभट्ट की। ठीक है, और ये सब लिखी गई हैं किसके पर, तो भैया ये लिखी गई हैं सब हर्षवर्धन पर ही लिखी गई हैं। अब देखो हर्षवर्धन के दरबार में एक चीनी व्यक्ति आता है जिसका नाम था हिनसांग। कौन था जी? चीनी विदेशी व्यक्ति हिनसांग। अगर कोई आपसे पूछे कि हिनसांग किसके दरबार में आया, तो झट आंसर दोगे हर्षवर्धन के। है से हिनसांग और है से हर्षवर्धन। अब देखो हिनसांग जब हर्षवर्धन के दरबार में आया तो हर्षवर्धन इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। क्यों? क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ के आया था और नालंदा विश्वविद्यालय का टीचर भी रहा है, मतलब इसने पढ़ाया भी है। और इस हिनसांग को इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यात्रियों का राजकुमार। तो जब हर्षवर्धन के दरबार में आया हिनसांग तो इसकी विद्वानता से बहुत ज़्यादा खुश हो गया। कौन? हर्षवर्धन। और इलाहाबाद में प्रयागराज में एक सम्मेलन होता था। कौन सा होता था? सम्मेलन होता था। ठीक है, हर कुछ सालों में प्रयागराज में। तो उस सम्मेलन को बोलते थे महामोक्ष परिषद। क्या बोलते थे? महामोक्ष परिषद। ठीक है, और महामोक्ष परिषद का इसे क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया। और जब इसे अध्यक्ष बनाया गया तो सभी पंडित इसके खिलाफ हो गए। किसके? हर्षवर्धन के। सभी ने इसका क्या करा? विरोध किया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया, तो हिनसांग आया। किसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं? तो हिनसांग को कहते हैं। किस व्यक्ति ने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा है और पढ़ाया है, तो भैया हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला हिनसांग था। ठीक है, अब देखो अब हुआ क्या, जो आपका हर्षवर्धन था, इस हर्षवर्धन ने पूरा का पूरा उत्तर भारत कब्जा कर लिया था, उत्तर भारत को जीत लिया था, सिवाय किसको छोड़कर? कश्मीर को। मतलब हर्षवर्धन से कौन सा शहर नहीं जीता गया? तो कश्मीर नहीं जीता गया। बाकी पूरे के पूरे उत्तर भारत पर किसका कब्जा था? तो भैया हर्षवर्धन का कब्जा था। ठीक है, और हर्षवर्धन ने क्या सोचा कि भैया मैं दक्षिणी भारत को भी जीत लेता हूँ। तो जब दक्षिणी भारत को जीतने गया तो भैया जगह पड़ती है नर्मदा नदी। ठीक है, कौन सी नदी पड़ती है? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी पर इसका रास्ता रोकता है पुलिकेशिन द्वितीय। कौन रोकता है? पुलिकेशिन द्वितीय। तो पुलिकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी पर इसका रास्ता रोका और हर्षवर्धन और पुलिकेशिन द्वितीय की क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है, जिसमें पुलिकेशिन द्वितीय क्या करता है? हर्षवर्धन को हरा देता है। और हरा देने के बाद हर्षवर्धन भैया अपना वापस आ जाता है और कुछ टाइम बाद हर्षवर्धन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन के ना तो कोई संतान थी, तो जब संतान ही नहीं थी तो पूरा का पूरा उत्तर भारत जो हो गया उसकी राजनीति कैसी होगी? शून्य हो गई। मतलब जब कोई राजा ही नहीं बचा तो भैया अब शासन करेगा कौन? तो अब दक्षिणी भारत के जो लोग थे, दक्षिणी भारत के जो साम्राज्य थे, उनको मौका मिल गया कहाँ आने का? उत्तर भारत में आने का। तो जब हम अगली वीडियो पढ़ेंगे उसमें हम दक्षिणी भारत पढ़ेंगे, क्योंकि हमने उत्तर भारत की हिस्ट्री जो है वो सारी की सारी पढ़ ली। कहाँ से? पाषाण काल से लेकर कहाँ तक? वर्धन वंश तक। लेकिन उससे पहले दक्षिणी भारत शुरू करने से पहले एक टॉपिक, आपको छोटा सा टॉपिक है भैया, टॉपिक है कि भारत में विदेशी आक्रमण। भारत में विदेशी आक्रमण, कि भारत में होने वाले विदेशी आक्रमण। अब देखो भारत में होने वाले विदेशी आक्रमणों की अगर मैं बात करूं, तो अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसा वंश बताओ जिसने सबसे पहले विदेश में मतलब भारत पर आक्रमण किया, तो देखो भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला वंश था हकमनी वंश।
भारत पर आक्रमण करने वाला पहला वंश कौन सा था? हकमनी वंश था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला वंश था आपका हकमनी वंश। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि राजा बताओ जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया, तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला राजा था डेरियस। कौन था जी? डेरियस। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला वंश था हकमनी वंश और पहला राजा था डेरियस था। कौन सा राजा था? डेरियस था। ठीक। अब एक चीज़ देखो, इस हकमनी वंश को ख़त्म करके कौन आया? जब इन्होंने भैया ईरान वाला अफगानिस्तान वाला इलाका कब्जा लिया तो इनके पीछे आ रहा था सिकंदर। कौन आ रहा था जी? आपका आ रहा था सिकंदर आ रहा था। कौन आ रहा था? सिकंदर। ठीक। तो देखो सिकंदर आ रहा था, तो सिकंदर ने क्या करा? सिकंदर ने हकमनी वंश को ख़त्म किया और हकमनी वंश को ख़त्म करने के बाद हिंदकुश पर्वत को पार करके, हिंदकुश पर्वत को पार करके खैबर दर्रा से होते हुए, खैबर दर्रा से होते हुए इसने भारत में एंट्री ली। एग्ज़ाम में ध्यान रखना, जो खैबर दर्रा है ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में है और आर्य जो थे वो किस दर्रे से आए थे? तो आपको याद रखना कि आर्य जो है आपके, वो आपके खैबर दर्रा को पार करके ही आए थे। ठीक। अब देखो सिकंदर आया, तो सिकंदर जब आता है तो उत्तर भारत में वंश राजा था फोरस। ठीक है। और सिकंदर और फोरस के बीच में, सिकंदर और फोरस के बीच में 326 बीसी में, 326 बीसी में एक युद्ध होता है, जिस युद्ध को बितस्ता का युद्ध, मतलब क्योंकि बितस्ता मतलब झेलम नदी पर हुआ था, बितस्ता का युद्ध या आपका हाइपनीज का युद्ध भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपनीज का युद्ध। ये कब हुआ था आपका? तो ये हुआ था 326 बीसी में। इसे आपका बितस्ता का युद्ध या आपका हाइपनीज का युद्ध आपका कहा जाता है। ठीक है। किस किस के बीच में हुआ? फोरस और सिकंदर के बीच में। अब देखो सिकंदर जो था इसने पोरस को जीत लिया और जीतने के बाद जब ब्यास नदी पर पहुंचा तो ब्यास नदी में उस समय क्या आई हुई थी? बाढ़ आई हुई थी। तो सिकंदर ब्यास नदी को पार नहीं कर सका और वापस अपना चला गया। ठीक है, वापस अपना चला गया। अब देखो सिकंदर से आपको क्या क्या याद रखना है कि सिकंदर और पोरस के बीच में कौन सा युद्ध होता है? 326 में 20 युद्ध होता है। हाइपनीस का युद्ध किस नदी पर होता है? बितस्ता नदी पर या झेलम नदी पर। सिकंदर से क्या क्या याद रखना है कि भैया सिकंदर जो है इसका जन्म हुआ था 356 बीसी में। ठीक है। इसकी पत्नी का नाम क्या था? इसकी पत्नी का नाम था रुक्साना। क्या नाम था? रुक्साना। इसके गुरु का नाम था अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु था। ठीक है। और सिकंदर के घोड़े का नाम भी पूछा जाता है, तो सिकंदर के घोड़े का नाम था बुके फेराल। क्या नाम था जी? बुके फेराल था। क्या नाम था सिकंदर के घोड़े का नाम? बुके फेराल था। ठीक है। और बुके फेराल था। सिकंदर के दो सेनापति थे। सिकंदर के दो सेनापति थे। एक सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर, ध्यान देख दिया होगा तुमने कि सेल्यूकस निकेटर ने किस पर हमला किया था? चंद्रगुप्त मौर्य पर। और दूसरा इसका सेनापति था नियारकस। कौन सा था? नियारकस। तो सिकंदर के दो सेनापति थे, सेल्यूकस निकेटर और नियारकस। सेल्यूकस निकेटर जो था वो स्थल सेनापति था, जमीनी लड़ाई लड़ता था। और नियारकस जो था ये इसका जल सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पर भी हमला किया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे दक्षिणी भारत। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना है। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका एग्जाम में बेहतरीन तरीके से लाभ उठा पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।